बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, आज हम सबसे पहले डायनेमिक का लेक्चर पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में हम डिस्कस करें। तो हम लोग सेपरेटली देखेंगे वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास वर्क क्या होता है। तो वर्क को जानने से पहले आपको पता है कि वर्क एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करने के लिए यूटिलाइज़ करते हैं, इंटरसोर्स है। सो एनर्जी क्या चीज़ है? एनर्जी इज़ ग्राउंड फॉर फिज़िक्स। आप कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स के लिए आपकी एनर्जी जो है वो एक ताज की मानद है। मीन टू से कि अगर आपके पास एनर्जी नहीं होगी तो आप कोई काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फ़िज़िक्स आपकी डील करती है एनर्जी की कन्वर्जन के बारे में, कि जब एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो आप लोग किस तरह इसको यूटिलाइज करते हो। सो एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ फिज़िकल सिस्टम टू परफॉर्म वर्क। अब एनर्जी क्या है? एनर्जी एक सिस्टम की एबिलिटी है कि वो कितना काम करता है। हम कहते हैं कि इस बंदे में फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि ये बंदा ज़्यादा काम कर सकता है। लेट्स सपोज कोई और बंदा वीक है तो हम कहते हैं इसमें एनर्जी कम है। इट मीन कि इसमें वर्क करने की सलाहियत कम है। अब एनर्जी की जो आगे आ जाती हैं मुख्तलिफ़ किस्म में होती हैं। पहली हमारे पास आ जाती है फॉर एग्जांपल हीट एनर्जी होती है। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर आपके पास जो एनर्जी मोशन की वजह से होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। फिर आपके पास जो एनर्जी मैकेनिकल पावर से हम लोग हासिल करते हैं उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। एक लाइट भी इसी तरह एनर्जी है, इसी तरह पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिकल और मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जीज होती हैं। आगे वो कहता है कि जब हम एनर्जी को कंसीडर करते हैं तो हम लोग कुछ कह सकते हैं कि बातें जो होती हैं वो हम लेते हैं, जिनमें वो कहता है एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब एनर्जी की एबिलिटी है कि इसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब न्यूटन के लाज ने बताया था कि हम एनर्जी को एक फॉर्म में से दूसरी फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। अब वो कहते हैं हमारे पास एनर्जी की मुख्तलिफ़ हालतें होती हैं। तो उसको स्टडी करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास वर्क क्या है, क्योंकि वर्क इज़ आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब वर्क क्या चीज़ होती है? वर्क प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन फोर्स एंड एनर्जी। अब वर्क क्या होता है? वो फोर्स और एनर्जी के दरमियान एक ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। किस तरह ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक फ़ोर्स है और ये किसी भी बॉडी पे अप्लाई जब होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्लॉक आपका पड़ा हुआ है एक प्लेन सरफेस पे, आपने उस पर फोर्स अप्लाई की और फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा? कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। तो फोर्स की वजह से जो डिस्टेंस कवर करेगा, अगर हम उस डिस्टेंस को और उस फोर्स को मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास वर्क हासिल होता है। अब वर्क क्या है? वर्क में हम लोगों ने जो फोर्स का कंपोनेंट लेना है वो हमने अलोंग द डिस्टेंस लेना है। अब अलोंग द डिस्टेंस ये हम आगे जाके देख लेते हैं कि किस तरह हम फोर्स को कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। अब ये देख लें, आपके पास ये उसने एक ब्लॉक दिखाया हुआ है ब्राउन कलर का। यहाँ पे वो कहता है कि आपने इस एंगल पे इस तरह फोर्स लगानी है। लेट्स सपोज ये आपकी फोर्स जा रही है किसी एंगल पे, और वो जो एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो है आपका थीटा। और याद रखिए यहाँ पे एंगल की जो डायरेक्शन आपने लेनी है वो एंटी क्लॉकवाइज लेनी है। अब वो कहता है कि ये आपने, फिर उसने एक डॉटेड फॉर्म एक आपको दिखाया हुआ है। ये डॉटेड क्या है? वो लेट्स सपोज कहता है पहले मेरा ब्लॉक पोजीशन ज़ीरो पे था जिसमें उसने सॉलिड आपको ब्लॉक दिखाया हुआ है। फिर वो कहता है कि जब इस पे फोर्स एक्ट करेगी तो क्या करेगा? ये ब्लॉक अपनी डॉटेड पोजीशन पे पहुंच जाएगा। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इसकी नेक्स्ट पोजीशन है। अब जितना इसने डिस्टेंस कवर किया वो हमारे पास डेल्टा एक्स है। अब याद रखिए ये जो है ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ इसके ऊपर जो वेक्टर का साइन बना हुआ है ये शो कर रहा है कि ये क्या है? ये आपके पास वेक्टर है। अब ये आपकी है फोर्स। अब वो ये कहता है कि हमने एफ कॉज ऑफ थीटा कैसे आया, जो मैंने आपको पीछे कहा था कि मैं आपको अभी बताऊंगा कि एफ कॉज ऑफ थीटा किस तरह आया। तो आप देख सकते हैं कि जो कंपोनेंट हमारा एक्स एक्सिस में होता है उसको हम कॉज थीटा लेते हैं, और जो कंपोनेंट हमारा पैरेलल टू वाई कंपोनेंट होता है, वाई एक्सिस होता है, उसको हम लोग एफ साइन ऑफ थीटा लेते हैं। तो कहता है कि हमारे पास एफ कॉज ऑफ थीटा हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे आप देख लें जो यहाँ इक्वेशन उसने लिखी है, तो वो कहता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा इंटू डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल पहले उसके हमारे पास डिस्टेंस ज़ीरो था, फिर क्या हुआ? डिस्टेंस कुछ पोजीशन हुई तो एक्स टू माइनस, लेट्स सपोज फाइनल पोजीशन उसकी एक्स टू है, तो कहता है एक्स टू माइनस एक्स वन जो आपके पास डिस्टेंस होगा वो एक्चुअली क्या है?
डेल्टा एक्स है, मीन इसकी पोजीशन में कितना चेंज आया है। आगे वो कहते हैं हमारे पास दिस गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अब अबाउट, ये किसके बारे, वर्क जो है वो हमें ये नहीं बताता, क्या नहीं बताता हमें, द टाइम इट टुक फॉर द डिस्प्लेसमेंट टू अकर। वर्क में हमारे पास ऐसी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि वो ये बता दे कि आपने जो पोजीशन वन से पोजीशन टू पे आप लोग गए तो जितना आपका वर्क लगा, जितना आपका टाइम लगा, उस टाइम के बारे में हमें वर्क कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। द वेलोसिटी और द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक तो वर्क हमें टाइम के बारे में नहीं बताता कि ये किस टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है। सेकेंडली ये वर्क हमें ये नहीं बताता कि ये किस स्पीड से उधर गया था, क्या ये एक्सेलरेट हो रहा था, क्या ये डी एक्सेलरेट हो रहा था। आगे आपके वर्क की एक प्रॉपर्टी है, आपको पता होना चाहिए कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। आगे कहता है कि हमारे पास यूनिट ऑफ वर्क क्या है। अब आपको पता है कि वर्क जो होता है वो मल्टीपल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अब फोर्स का जो यूनिट होता है वो है आपके पास न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है वो आपके पास है मीटर। तो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जाउल। अब जाउल एक साइंटिस्ट था जिसने ये यूनिट डिस्कवर किया था, उसके नाम पे, साइंटिस्ट के नाम पे हमने यूनिट रखा, तो इसको हम क्या कहते हैं, जाउल। अब जो फोर्स होता है, फोर्स होती है हमारे पास मल्टीपल होता है किसका, फोर्स होती है F इज़ इक्वल टू एम ए। अब F इज़ इक्वल टू एम ए जो होता है उसमें हम देखें तो M मैस, मैस का यूनिट क्या होता है हमारे पास, वो किलोग्राम होता है। और जो A होता है, A का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो एक मीटर और एक मीटर जब ये मिलेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप याद रखें कि यहाँ पे ये थोड़ा सा नेगेटिव साइन इस एस के साथ मैच कर रहा है, लेकिन ये क्या है, केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड इन्वर्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब वो कहता है हमारे पास अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये देखें, इसने अब बोल्ड लिख दिया, पीछे इसने लिखा था तो वो क्या था, लाइट लिखा हुआ था, वो आपके पास स्केलर फॉर्म में था। अब इसने क्या किया, इसको बोल्ड फॉर्म में लिख दिया, तो कहते हैं W इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा, एफ डेल्टा एक्स कॉज ऑफ थीटा। अब वो कहते हैं इफ़ थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो देन कॉज थीटा इज इक्वल टू कॉज ज़ीरो इज इक्वल टू वन, तो एफ इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा आपके पास। अब उसने क्या किया, वो कहता है कि जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल ज़ीरो हो जाएगा तब आपका वर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब आप इस डायग्राम पे वापस हम चलते हैं, तो इस डायग्राम में देखें, वो कहता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पैरेलल है और फोर्स आपकी कोई एंगल बना रही है। अगर वो कहता है कि अगर इस फोर्स को हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले आएँ तो क्या होगा, हमारा जो वर्क होगा वो उस वक्त मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि वो उसने आगे आपको बता दिया कि कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू वन। अब कहते हैं आगे चल के देख लेते हैं कि वर्क हमारे पास फंक्शन होता है थीटा का। अभी जब उसने बताया है आपको कि W इज इक्वल टू एफ डी या एफ एक्स कॉज ऑफ थीटा, तो वो कहता है हमारे पास कि वर्क इसमें क्या है कि थीटा का फंक्शन है, कि हम जिस जिस तरह अपना एंगल वेरी करेंगे उस तरह हमारा वर्क क्या होगा, वो क्या होगा, वेरी करेगा। अब वो कहता है कि जब थीटा हमारे पास ज़ीरो से लेकर 90 के दरमियान होता है, मतलब ज़ीरो से बड़ा हो 90 से छोटा हो, इस एंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। जब आपका एंगल एक्यूट होगा तो उस वक्त हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मीन क्या होगा कि वो हमारे पास वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉज की आप कोई भी वैल्यू पुट कर लें, 10 डिग्री पुट करें ज़ीरो और 90 के दरमियान, 20 पुट करें, 30 पुट करें, 60 पुट करें, कोई भी पुट करें, आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। सो वर्क इज़ मोटिव, आल्सो द वर्क इज मोटिव। इसका क्या मतलब है, वो कहता है एग्जाम्पल जनरल, अ फोर्स इन अ रोप पुलिंग अ बॉक्स विद एन एंगल। मोटिव का मतलब आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जिस तरह आपका एंगल लगेगा उस तरह आपका वर्क वेरी करेगा। अब वो कहता है कि अगर मेरे पास थीटा, अभी तो हमने पढ़ा था कि 90 से लेस लेस हो तो हमारे पास वर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर आपका थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो क्या होगा कि वर्क हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। अब वर्क ज़ीरो क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है वर्क का फार्मूला होता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा।
जब आपके पास कॉस थीटा थीटा 90 होगा तो कॉस 90 ज़ीरो हो जाएगा, और जब ज़ीरो हो जाएगा तो ओवरऑल जब वो फोर्स से मल्टीप्लाई होगा तो वो ज़ीरो हो जाएगी, और जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई होगी तो वो ज़ीरो हो जाएगा, तो ओवरऑल वर्क आपका ज़ीरो हो जाएगा। दिस केस इज़ सो इम्पॉर्टेंट, सो कीप इट इन माइंड। ये केस बहुत अहम है, आपको याद रखना चाहिए। अब क्यों? क्योंकि आगे मैं आपको फर्दर एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा कि आपका वर्क किस तरह 90 डिग्री पे ज़ीरो होता है। वो कहता है एग्जाम्पल, वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स व्हेन दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब नॉर्मल फोर्स कौन सी होती है? नॉर्मल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो कि आपकी 90 डिग्री पे अप्लाई होती है। वो कहते हैं 90 डिग्री पे जो फोर्स अप्लाई होती है वो अगर, और आपकी फॉर एग्जाम्पल डायरेक्शन ऑफ मोशन आपकी एक्स एक्सिस में है, और आपकी जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो टोटली आपकी वाई एक्सिस के पैरेलल है, मीन के 90 डिग्री पे है। तो इसको जो हम कहेंगे वर्क, ये हमारे पास ये जो वर्क होगा ये हमारा ये वाला केस होगा जिसमें थीटा 90 डिग्री है। अब वो कहता है कि अगली हमारे पास सिचुएशन आ जाती है जब आपके पास वर्क वेरी करता है 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। तो इसमें क्या है, आपके पास जब वर्क 90 डिग्री से 180 डिग्री तक वेरी करता है तो क्या होता है, आपका थीटा नेगेटिव में जाना शुरू कर देता है, और जब आपका 180 पे जाता है तो वो -1 हो जाता है। मतलब आपका टोटली रेजिस्टिव वर्क हो सकता है। अब रेजिस्टिव वर्क से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी मूव कर रही है एक डायरेक्शन में, और आप उसके फ्रंट पे जाके उसके अपोजिट फोर्स लगाते हैं, उसको पुश करते हैं या रोकने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, गाड़ी आपका जोर लगा रही है उल्टी तरफ, और आप फोर्स लगा रहे हैं अपनी गाड़ी के ट्रेवल के अपोजिट। तो ये जो दो होगा आपस में वर्क डिफरेंट, लेकिन आपका क्या होगा, फोर्स आपकी लग रही है उल्टी डायरेक्शन में, लेकिन गाड़ी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि गाड़ी की फोर्स ज़्यादा होती है तो वो डिस्टेंस कवर करेगी उल्टी साइड पे। तो लिहाजा ये जो चीज़ होगी ये आपका क्या होगा, नेगेटिव वर्क में कंक्लूड होता है। वो कहता है हमारे पास, वो यही वही बता रहा है कि जब आपके पास थीटा 180 डिग्री पे जाएगा तो आपका वर्क क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं रेजिस्टिव फोर्स या नेगेटिव वर्क, या ये आप यूं भी कह सकते हैं वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। क्यों फ्रिक्शन फोर्स? क्योंकि फ्रिक्शन आपकी हमेशा मोशन को अपोज करती है, रोकती है, इसलिए हम इसको वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स को हम नेगेटिव वर्क या रेजिस्टिव वर्क कह सकते हैं। आगे वो कहता है हमारे पास कि हमने कंक्लूजन क्या निकाला। हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि हमने जो इतनी डिस्कशन वर्क के बारे में की तो हमने उसे कंक्लूजन ये निकाला कि इफ़ द वर्क इज़ पॉजिटिव देन इट इज़ कॉल्ड मोटिव। मोटिव का क्या मतलब है? वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि ये चीज़ों को मदद करेगा, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही हैं उसी डायरेक्शन में अपनी मोशन को कंटिन्यू करें। और वर्क डन बाय द रेजिस्टिव का क्या मतलब है? रेजिस्टिव का मतलब ये है कि अगर वर्क आपके पास नेगेटिव है तो वो अपनी कोई भी बॉडी जो मूव कर रही होती है उसकी मोशन को रोकने की कोशिश करेगी, रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब हम और वर्क के बारे में पढ़ लेते हैं। और उसने ये बताया हमें कि अगर आपके पास थीटा 90 डिग्री आ जाए तो फिर आपके पास कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हो, आपका वर्क जो है वो ज़ीरो है। वो कहता है इफ़ देयर आर, अगला केस क्या है, इफ़ देयर आर मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट द टोटल वर्क डन इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द अमाउंट ऑफ द डन बाय द ईच फोर्स। वो कहता है अगर आपके पास एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो जो टोटल वर्क होगा आपके पास वो सम होगा सारी फोर्सेस को ऐड अप करने से। क्यों? क्योंकि सारी फोर्सेस का अफेक्ट ओवरऑल उस पर हो रहा होगा, इस वजह से हम सारी फोर्सेस को ऐड कर लेंगे और देन हम उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह हमारा टोटल वर्क ऑब्टेन होगा। अब इस तरह उसने एक और बताया है, जब आपके पास वर्क ज़ीरो, अब ये आप देख सकते हैं कि एक बंदे ने बाल्टी उठाई हुई है, तो यहाँ पे आप देखें तो फोर्स आपकी ऊपर की तरफ है, वाई एक्सिस में है, और वो क्या है, वो आगे की तरफ फॉर एग्जांपल वो कहता है, लेकिन इसका यहाँ पे आप कह सकते हैं फोर, और वो जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वो आगे की तरफ है, मीन टू से कि वो बाल्टी उठा के आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो अब इन दोनों के दरमियान एंगल कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपका एक्स एक्सिस में है ये ब्लैक कलर में, और फोर्स आपकी वाई एक्सिस में लग रही है। तो अब वो क्या होगा, वो कहता है कि अब हमारे पास फोर्स वर्टिकल है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटल है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉस 90, इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री बनेगा, और ओवरऑल जो हमारा वर्क होगा वो क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। आगे वो कहता है कि हमारे पास ग्रेविटी किस तरह वर्क करती है। अब आपको पता है ग्रेविटी भी तो एक फोर्स है, जिस तरह वो पूरी चीज़ों को अपनी ज़मीन अपने
सेंटर की तरफ खींचती है, इसी तरह आप कह सकते हो कि ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी एक फोर्स है, इसकी एक फोर्स होती है। तो वो कहता है द वर्क डन बाय अ बॉडी फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट ओनली इज W इज इक्वल टू एम जी कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे उसने थीटा क्यों ज़ीरो किया है, क्योंकि बॉडी की फॉर एग्जांपल वो फॉलिंग कर रही है, उसने ऊपर आपको क्या बताया है केस कि वो फॉल कर रही है। तो जब आपकी बॉडी फॉल करेगी तो वो भी नीचे की तरफ मूव कर रही है बॉडी, उसका मैच इट भी नीचे की तरफ है, उसका डिस्टेंस भी उसी तरफ कवर हो रहा है, और उस पर जो फोर्स लग रही है ग्रेविटी की वो भी डाउनवर्ड है। तो सारों के दरमियान एंगल दोनों के दरमियान क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड के दरमियान और जो उसकी ग्रेविटी की फोर्स है उसके दरमियान एंगल आपका हो गया 0 डिग्री। जब एंगल आपका 0 डिग्री हो गया तो आपके पास का ज़ीरो क्या हो गया, 1 हो गया। तो आपके पास जो वर्क आएगा वो ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगा, mgh। whatever the path followed the displacement is the shortcut distance between the two levels। अब ये कहता है हमारे पास, इसने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन कर दी है आपको कि जैसे हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आपका होता है दो पॉइंट्स के दरमियान, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। वो कहता है वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अब इसको वो ऐसा वर्क जो कि अपने पाथ पे इंडिपेंडेंट हो उसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव वर्क। और ऐसे फील्ड को जो कि जिसमें पाथ इंडिपेंडेंट पे हो, मतलब जिसमें काम इंडिपेंडेंट टू पाथ हो, उस फील्ड को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। तो आप कह सकते हैं कि जो अर्थ का फील्ड है वो कंजर्वेटिव है। अब कंजर्वेटिव का क्या मतलब है कि मीन कि इंडिपेंडेंट है, ये उस पर मुनसर नहीं करता कि ग्रेविटी के हिसाब से इस पे इंडिपेंडेंट है। अब हम आगे चल के इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। अब वो कहता है वर्क कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब वर्क आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अभी हमने बताया आपको, मैंने पिछली स्लाइड में, कि पॉजिटिव कब होगा, जब आपके पास थीटा 0 से 90 डिग्री के दरमियान होगा, और जब आपका थीटा 90 से 180 के दरमियान होगा तो आपका वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब इसकी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। वर्क इज़ पॉजिटिव व्हेन लिफ्टिंग द बॉक्स। अब वो कहता है जब आपने बॉक्स को उठाया तो क्या किया, बॉक्स को आप ऊपर उठा रहे हैं तो इट मीन बॉक्स ज़मीन से जब ऊपर उठाया तो इसने डिस्टेंस भी ऊपर की तरफ कवर किया, और आपने जो फोर्स लगाई वही भी आपने ऊपर की तरफ लगाई। तो दोनों के दरमियान जो आपका एंगल हुआ वो क्या हुआ, 0 डिग्री हुआ। तो आपका वर्क क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, क्योंकि कॉस ज़ीरो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। अब अगला हम देख लेते हैं कि वर्क नेगेटिव किस तरह है। वो कहता है अगर आप इस बॉक्स की वेट को देखें कि ग्रेविटी का वर्क क्या है, तो वो कहता है ग्रेविटी वाली फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, लेकिन आपने क्या किया, आप डिस्टेंस इसने ऊपर की तरफ कवर किया जब आपने उठाया है। तो आपने अब वो कहता है अब आपने ये याद रखना है कि जो वो फोर्स ले रहा है वो फोर्स क्या है, वो फोर्स ग्रेविटी की फोर्स है। तो ग्रेविटी की फोर्स तो डाउनवर्ड लग रही है, लेकिन आपने इसको ऊपर उठाया है तो इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरह कवर हो रहा है, वो अपवर्ड कवर हो रहा है। तो ये दोनों आपस में 180 की डिग्री बनाएंगे। 180 डिग्री जो होता है कॉस, वो नेगेटिव होता है। तो इस वजह से आपका यहाँ पे वर्क क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। अब वो आगे कहता है हमारे पास कि वर्क हमारे पास एंड डिसिपेटिव फोर्सेस। अब ये क्या चीज़ होती है, वर्क कैन बी डन बाय फ्रिक्शन। अब वो कहता है कि वर्क फ्रिक्शन भी वर्क करती है, लेकिन मैंने आपको पीछे बताया कि फ्रिक्शन क्या होती है, वो अपोजिट वर्क कर रही होती है, इसलिए हम उसको उसके वर्क को जब भी कंसीडर करते हैं तो एज ए रेजिस्टिव वर्क कंसीडर करते हैं, मोटिव वर्क कंसीडर नहीं करते। क्यों, क्योंकि मोटिव वर्क वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव होता है और जो चीज़ को उसकी मोशन में असिस्ट करे, मदद दे, यानी कि उसकी मोशन को ईजी बनाए, उसको हम मोटिव वर्क कहते हैं। लेकिन फ्रिक्शन चूंकि उसके वर्क को रोकती है, उसकी मोशन को रोकती है, तो इसलिए इसको हम रेजिस्टिव वर्क कहते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आप अपनी एक ज़मीन पे ग्लास फेंकते हैं, तो ग्लास क्या हुआ, ज़मीन पे जब आएगा तो क्या होगा, ग्लास के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी थी, सो यू कैन से एनर्जी इज़ द फॉर्म ऑफ, वर्क इज़ आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो जब ये नीचे ज़मीन से टकराई तो क्या हुआ, ग्लास टूटेगा, तो क्या हुआ, साउंड क्रिएट हुई। साथ में आपके पास लेट्स सपोज कभी कभी आपका लाइट में भी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। किस तरह कन्वर्ट होती है, फॉर एग्जांपल आपकी बुलेट फायर हुई तो ऊपर जाके जब वो फटती है तो क्या होता है, उससे लाइट भी आपकी एमिट होती है। इसी तरह आपकी हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है, जैसे आपकी मैकेनिकल एनर्जी इंजन में होती है। अब वो कहते हैं हमारे पास कि अगर वेरिएबल फोर्स आ जाए तो उसके हिसाब वर्क कैसा होता है। अभी तक हमने जो पढ़ी थी वर्क, वो हमने कांस्टेंट फोर्स पढ़ी थी, लेकिन एंगल हमारा वेरी कर रहा था। किसी भी एंगल पे हमने जब देखा था तो एंगल के हिसाब से हमारा वर्क वेरी हो रहा था। अब हम देख लेते हैं कि वेरिएबल फोर्स होगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने वाई एक्सिस पे आपके पास फोर्स शो करवा दी।
एक्स एक्सिस पे उसने डिस्प्लेसमेंट शो करवा दिया। तो एरिया जो इसका अंडर होगा सारे ग्राफ के, वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। अब किस तरह रिप्रेजेंट करेगा, लेट्स सपोज ये आप ग्राफ दे सकते हैं कि ये एक कर्व है, ये कोई स्ट्रेट नहीं है बल्कि कर्व में। कर्व क्या शो कर रही है, अगर आप इसको वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से देखें तो ये कभी डिक्रीज हो रहा है और कभी इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल जो लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका एक्स एक्सिस के हिसाब से देखें तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो वो ये कहता है कि ओवरऑल जो इस कर्व के अंदर शेडेड एरिया होगा, इसने शेड नहीं किया लेकिन आप कंसीडर करें कि इस कर्व के अंदर जितना भी आपका इनक्लोज्ड एरिया आ रहा है वो आपका वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। थैंक यू सो मच। होप सो आपको ये वर्क की वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई हो, आपको कहीं पे कोई पॉइंट मिसिंग है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए कि आपके क्या कमेंट्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।